अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नए आर्टिकल के साथ आपके सामने हूँ, बल्कि नए चैप्टर के साथ, क्लास 10th, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 और जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में बहुत कुछ है। सबसे पहले हम इसके नाम को डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये क्या चीज़ है? तो इसमें सबसे पहले हम जब ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ऑप्टिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर, स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर। ठीक है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बिहेवियर को पढ़ते हैं उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्री मीन्स जब हम इसको ज्योमेट्रिकल बना देते हैं इस ऑप्टिक्स को, या जब हम इस ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कॉल करते हैं तो एक्चुअली वी डील विद दैट ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स which has all the studies related to the formation of images. ठीक है, सो यू सी कि ऑप्टिक्स जो है वो स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर है, जबकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो स्टडी ऑफ लाइट एंड स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द लाइट। ठीक है, बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लेंसेज, मिरर्स। ठीक है, तो और इसमें हम इसको ज्योमेट्रिकल नाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जब इमेज फॉर्मेशन, इमेज क्रिएशन को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम ज्योमेट्री के बहुत सारे रूल्स अप्लाई करते हैं और फिर हमें इमेज क्रिएशन के बारे में मालूम पड़ता है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत सारी लाइट बिहेवियर भी पढ़ेंगे और क्रिएशन ऑफ इमेजेस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब लाइट बिहेवियर पे आते हैं तो इस लाइट के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताना चाह रही थी यहाँ पे, जो उसकी हिस्ट्री है। ठीक है, और उससे भी पहले मैं पहले जो 2 चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, वेव्स, और उसके बाद हमने साउंड्स डिस्कस किए। ठीक है, तो जो वेव्स चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि वेव्स क्या होती हैं। वेव्स आर द ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंसेस विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट कैरिंग द मैटर। ठीक है ना, दे ट्रांसफर एनर्जी बट नॉट द मैटर, इस बारे में पढ़ा था। और फिर हमने ये पढ़ा उन्हीं वेव्स में हमने वाटर वेव्स को वी स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमने वाटर वेव्स को पढ़ा कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि वो रिफ्लेक्ट भी करती हैं, वो रिफ्रैक्ट भी करती हैं, वो डिफ्रैक्ट भी करती हैं। तो दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज़ विच, यानी कि रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज़ हुई? वेव्स की। क्योंकि वेव्स को हमने पढ़ा कि वेव्स क्या होती हैं और फिर हमने ये बताया कि हम वाटर वेव्स को पढ़ रहे हैं, तो वाटर वेव्स ही हुई ना। तो वाटर वेव्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि वो रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्रैक्ट करती हैं और डिफ्रैक्ट करती हैं। तो यानी कि ये सारी जो फिनोमेना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का, वो वेव फिनोमेना है। ठीक है, तो अब जब हम इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर को हम वी आर टेकिंग अप, अच्छा इसके बाद हमने साउंड भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, 10 के बाद 10 वाज वेव्स एंड 11 वाज साउंड, और 12 में आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आ गए। तो साउंड में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, तो साउंड, बल्कि ये भी पढ़ा कि साउंड इज ऑल्सो अ वेव। ठीक है, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड जो है वो सारी फिनोमेना जो है उनको एग्जिबिट करती है। दैट मीन्स कि इट रिफ्लेक्ट्स, साउंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, रिफ्रैक्ट्स एंड डिफ्रैक्ट्स। ठीक है, और एब्जॉर्ब भी होता है। तो इसी तरह अब हम आ रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, वी आर स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट जो है वो वेव है। ठीक है, तो वेव है या व्हाट इट इज़ एक्चुअली। तो जब हम लाइट को पढ़ रहे हैं तो सबसे, जब लाइट के बारे में पढ़ा गया, लोगों ने इसे स्टडी किया, तो ये पाया कि अर्ली 1700s में नेचर ऑफ लाइट क्या है, इट वॉज कंसिडर्ड, बल्कि इट वॉज एक्चुअली इट हैड बीन अ पॉपुलर आइडिया दैट इट हैज़ 2 नेचर्स। लाइट जो है इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल समटाइम्स एंड इट बिहेव्स एज अ वेव समटाइम्स। ठीक है,
जो पार्टिकल नेचर है, न्यूटन ने उस वक्त 1700 में न्यूटन ने ये आइडिया दिया था कि ही कंसीडर्ड कि लाइट इज़ एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो और उसकी इस थ्योरी को कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी कहा जाता है। जबकि उन्हीं दिनों में लाइट को वेव भी कंसिडर किया गया। मैक्सवेल वाज द साइंटिस्ट हु कंसिडर्ड कि नहीं, लाइट जो है वो वेव है। पार्टिकल और वेव दो अलग अलग एंटिटीज हैं, ठीक है। तो लाइट के दो बिहेवियर सामने आ रहे थे 1700 सेंचुरीज, बहुत पुरानी बात मैं आपसे कर रही हूँ। ये कौन सी सेंचुरी चल रही है? इट इज़ द 21st सेंचुरी। और ये किस सेंचुरी की बात हो रही है? 1700, यानी कि इट इज़ एक्चुअली द 18th सेंचुरी टॉक, ठीक है। तो अब 18th सेंचुरी में दो बिहेवियर्स थे, बट दे वर जस्ट द आइडियाज। ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुए थे। आगे जाके 1802 में, यानी कि 19th सेंचुरी में आके जो है, Young was an scientist, Young, and he actually experimentally proved कि लाइट का जो नेचर है, इट इज़ द वेव नेचर, ठीक है। तो इट वाज, जब देखें कोई भी चीज़ तब तक उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं कंसीडर होती जब तक कि वो आपके सामने प्रैक्टिकली ना हो जाए, ठीक है। तो आइडियाज़ तो हर कोई दे रहा होता है, थ्योरी दे रहा होता है कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो थ्योरीज जब इन्होंने दी, मैक्सवेल ने और न्यूटन ने, कि लाइट जो है, नो जी, इट्स नेचर इज पार्टिकल, इट्स नेचर इज वेव, तो इट वाज नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, अनटिल इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव। तो 1800 यानी कि 19th सेंचुरी में जाके यंग ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि लाइट हैज़ वेव नेचर, ठीक है। जबकि आगे जाके 1900 में, यानी कि 20th सेंचुरी के स्टार्ट में बिल्कुल, मैक्स प्लैंक वाज द साइंटिस्ट हु एक्चुअली कंसीडर्ड, इसी न्यूटन के आइडिया को आगे लेके चला। और इस साइंटिस्ट ने बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेवियर ही रखती है, लेकिन पार्टिकल्स भी इस तरह से कि इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको आइंस्टाइन आगे लेके चले। और आइंस्टाइन ने इन्हीं पैकेट्स ऑफ एनर्जी को नाम दिया फोटॉन्स। तो आइंस्टाइन ने फिर आगे जाने की 20th सेंचुरी, बिल्कुल अभी की बात है ये, जब लाइट को न्यूटन के आइडिया पे लेके कंसिडर किया गया कि इट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन्स एक्चुअली, ठीक है। तो जिसको कि फर्दर 20th सेंचुरी में आगे जाके डिफरेंट फिनोमेना से एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया अब की दफ़ा, ठीक है। अब पार्टिकल बिहेवियर वाज प्रूव्ड बाय डिफरेंट फिनोमेना, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो आपके इस लेवल पे इस वक्त नहीं है, 10th के लेवल पे, लेकिन ये कुछ ऐसे फिनोमेना हैं विच एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, ठीक है। तो यू सी कि दोनों बिहेवियर एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गए, ठीक है, लाइट के। तो यानी कि लाइट समटाइम्स बिहेव्स एज वेव, समटाइम्स बिहेव्स एज पार्टिकल ऑल्सो। तो जब वो वेव की तरह बिहेव कर रही होती है, इट वाज फाउंड, तो वो पार्टिकल नेचर नहीं एग्जिबिट करेगी। जब वो पार्टिकल नेचर की तरह पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करती है, तो वो वेव नेचर नहीं एग्जिबिट करती, ठीक है। अब उसकी डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल है जो आप 11th-12th में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट पे, कि अब जो आपके 10th स्टैंडर्ड में है वो वेव नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस किया गया है। ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि हमने चैप्टर 10 में वेव्स को पढ़ा और ये पाया कि वेव्स जो हैं वो कौन कौन से फिनोमेना एग्जिबिट करती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ये तो खास वो हैं जो आपके चैप्टर्स में डिस्कस हुए हैं, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे इस चैप्टर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट के इसी वेव नेचर को कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे डिफरेंट फिनोमेना पढ़ेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, एंड देयर इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड वेरियस फिनोमेना, ठीक है। तो ये सारे फिनोमेना हमें क्या बता रहे हैं कि लाइट इज़ एक्चुअली अ वेव। हम पार्टिकल नेचर को यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है, ये आपके लेवल का नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताना था, एक डिफ्रेंसिएशन देनी थी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम एक्चुअली बेसिक्स क्या है लाइट के बारे में। तो अब हम आते हैं, ये ऑप्टिक्स की मैंने डेफिनेशन और फिर ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की डेफिनेशन आपको बता दी कि ऑप्टिक्स जो है वो लाइट बिहेवियर की स्टडी को कहते हैं, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स उसी लाइट से की मदद से जो इमेजेस फॉर्म होती हैं बाय डिफरेंट लेंसेज, मिरर्स, तो उनकी स्टडी को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में वो भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं द
फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑप्टिक्स ऑफ लाइट हियर, ठीक है, लाइट बिहेवियर को हम पढ़ेंगे तो, और उसमें भी हम ऑब्वियसली वी आर कंसिडरिंग द डिफरेंट वेव फिनोमिना हियर। तो वेव फिनोमिना कौन सा है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? जैसे कि आपने साउंड में भी पढ़ा और वाटर वेव्स में भी पढ़ा, दोनों में एक ही बात है रिफ्लेक्शन के बारे में कि किसी भी, रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ को, किसी भी ऐसे फिनोमेना को जिसमें वेव जाती है और किसी दूसरे मीडियम में टकरा के वापस आती है, इज बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव इन द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स सम अदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। लेकिन इस रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज हैं जो फॉलो होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले अब लाइट के कॉन्टेक्स्ट में हम हर चीज़ पढ़ेंगे। हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब हम लाइट देखें, लाइट की रिफ्लेक्शन कैसे हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। आप सबसे पहले आप लीजिए कि एक मिरर आप ले लेते हैं, ये मैं मिरर बना रही हूँ और ये इस तरह से, ये उसकी पॉलिश सरफेस है। देखिए मिरर में जब आप शक्ल अपनी देखते हैं, आपको सबको पता है प्लेन मिरर में आप रोज़ तैयार होते हैं, आप अपनी शक्लें देखते हैं तैयार होके, खूब मेकअप शेकअप, ठीक है ना। तो यू सी कि वो हम मिरर का कौन सा वाला हिस्सा सामने रखते हैं? पॉलिश सरफेस, ठीक है। इस पॉलिश सरफेस में आपको अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होती है। इस पॉलिश सरफेस को शाइनिंग सरफेस भी बोल देते हैं, ठीक है, स्मूथ सरफेस भी बोलते हैं। तो ये जो मैं मिरर शो कर रही हूँ यहाँ पे, इसकी डायग्राम, तो यहाँ पे मिरर की ये जो ये वाली साइड है, ऊपर वाली साइड, ये स्मूथ सरफेस या शाइनी सरफेस या पॉलिश सरफेस इंडिकेट हो रही है। और ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ की हैं, ये उसकी बैक साइड है, जहाँ पर आपको पता है कि मिरर के बैक साइड में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। इट इज़ एक्चुअली द पेंटेड साइड, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रही होती। तो हम अब इस साइड पे हैं मिरर के, जहाँ पर रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। अब यू सी के व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्शन के लाइट रे ट्रेवल्स स्ट्रेट, इट कीप्स ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स कि यहाँ पे ये है कि लाइट रे ट्रेवलिंग इन द एयर मीडियम एंड इट इज स्ट्राइकिंग दिस सॉलिड मीडियम ऑफ मिरर, ठीक है। तो what will happen? It will bounce back in the same medium of air, और इस तरह से ये bounce back करेगी। लेकिन ये जब bounce back करेगी तो it will be following some laws, वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसको हमने चैप्टर 10 में भी डिस्कस किया था when we had discussed the water waves, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा। तो पहले, उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो रे जो स्ट्राइक कर रही है प्लेन मिरर को, इसको हम कहेंगे कि इट इज एक्चुअली इंसिडेंटिंग ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ द मिरर, सो वी विल कॉल इट एज इंसिडेंट रे। इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो बाउंस बैक करके जा रही है इस मीडियम से, इस रे को हम कहेंगे इट इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यहाँ पर यू सी एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंटिंग द प्लेन सरफेस। दिस इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन डॉटेड and it is at 90 degree with the plane surface and we call it as normal ray. Normal ray कह लें या खाली normal कह लें। तो this is an imaginary line, ठीक है। अब इसमें you see एक चीज़ और है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, ये वाली, एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई मैं किसको इंडिकेट कर रही हूँ? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलना है मैंने, ठीक है, नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे होती है लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा यहाँ पे। इसी तरह जैसे ये मैंने भी बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे डिफाइन करने को कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, तो इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इसी तरह अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहूँ तो क्या डेफिनेशन बनेगी और कौन सा एंगल होगा? You see, this will be the angle of reflection. I will denote it or symbolize it with angle R. और angle R को मैं लिखूंगी, it is angle of reflection. ठीक है। अब angle of reflection को define करेंगे कैसे? It is the angle between the reflected ray and the normal. ठीक है। तो ये बच्चे कई दफ़ा इसमें गलती ये करते हैं
कि जब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड दे डू नॉट से रिफ्लेक्टेड रे, दे से एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्शन, या इस तरह से कोई गलती करते हैं जिससे वो पूरी डेफिनेशन ही रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो अब मैंने आपको सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आई विल राइट इट विद द रेड पेन, रेड मार्कर, ताकि आपको बहुत क्लियरली नज़र आ जाए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, बल्कि हम याद भी करेंगे, उनको रिकॉल करेंगे। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला ये है कि the incident ray, the reflected ray and the normal, they all should lie on the same plane। अब यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, they say angle of incidence, angle of reflection and normal lie on the same plane, lie on the same plane। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या है, एंगल आई और एंगल आर नहीं बोलना आपने, क्या कहना है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे को और नॉर्मल को, ये तीनों रेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, और यहाँ पे आगे मैं इसको मिटा के दूसरी कौन सी रे हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। प्लेन अब देखें, ये बोर्ड पे मैंने बनाया है, ये प्लेन इज अ बोर्ड, सॉरी बोर्ड इज अ प्लेन हियर। ये इंसिडेंट रे ये आ रही है किस प्लेन पे आ रही है, बोर्ड के प्लेन पे आ रही है, और रिफ्लेक्टेड रे प्लेन ऑफ बोर्ड में ही रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो नॉर्मल ड्रॉ हुआ है वो भी प्लेन ऑफ बोर्ड में है। तो तीनों रेज जो हैं दे आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये पहला लॉ यानी कि होना ज़रूरी है। अगर ये सेम प्लेन सेम नहीं होगा तो हम इसको कहेंगे कि ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना ही नहीं है। और दूसरा जो लॉ है वो क्या है, फॉर रिफ्लेक्शन एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। अब ये यहाँ पर एंगल्स आ रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड लॉ एंड दीज आर द टू लॉज विच डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन फिनोमेना। अब यहाँ पर यू सी कि जब हम ये लॉज की बात करते हैं तो ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना डिस्क्राइब होता है। तो अब ये दिस कुड बी अ लॉन्ग क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, और ये शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपको ये पिक्चर याद हो जाए, डायग्राम याद हो जाए, तो आप इसको बड़े इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑल दोज टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो हियर। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है, अब यहाँ मैं ये बात करना चाहूँगी कि ये रिफ्लेक्शन क्यों ज़रूरी है, या ये लाइट को हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखें, लाइट जो है हमें हेल्प करती है कि हम हर चीज़ को देख सकें। अगर लाइट ही नहीं होगी तो हमें कोई भी चीज़ विजिबल नहीं होगी। आप अंधेरे कमरे में बैठे हो जहाँ पे बिल्कुल कोई लाइट मौजूद ना हो तो आपको अपने पास की चीज़, करीब की चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। ठीक है ना, तो लाइट इज़ हेल्पफुल इन सीइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइट नहीं होगी तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आना। तो अब ये लाइट, और लाइट में भी नज़र कैसे आता है हमें कोई भी चीज़, ड्यू टू रिफ्लेक्शन फिनोमेना। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से हमें सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही होती हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना है, ये रिफ्लेक्शन भी दो तरह के होते हैं। पहले आप ये बोर्ड में ज़रा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये एक एज अ नोट आपके पास प्रिजर्व हो जाए कि ये पूरा आपके पास रिफ्लेक्शन फिनोमेना की समरी है, और वो एक हिस्ट्री ऑफ लाइट है आपके सामने। अच्छा, अब मैं इसको रब करने जा रही हूँ ताकि मैं आपको इसके आगे की चीज़ बता सकूँ, और वो है टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। वो कौन कौन से रिफ्लेक्शन हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। Reflections are all, reflection phenomena is also of two types. One is called as regular reflection और दूसरा है irregular reflection। इस वीडियो में हम सिर्फ इनको और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है ये किस तरह से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन द सरफेसेस from which the light is being reflected। ठीक है, अगर सरफेस स्मूथ है, अगर सरफेस स्मूथ है
तो जो रिफ्लेक्शन हो रही होगी उसको हम रेगुलर कहेंगे। एंड अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है, तो हम कहेंगे कि उस पर जो लाइट पड़ रही है और जो उससे रिफ्लेक्शन हो रही है उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि रेगुलर एंड इरेगुलर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर द सरफेस डिपेंडेंट फिनोमेना, ठीक है। सरफेस डिपेंडेंट अब इस तरह से है कि ये स्मूथ सरफेस है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये स्मूथ सरफेस है और ये रफ सरफेस है। अब व्हाट हैपेंस कि स्मूथ सरफेस में व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द स्मूथ सरफेस, ठीक है, व्हाट विल हैपन कि इट विल रिफ्लेक्ट बैक। स्मूथ सरफेस है लाइक मिरर, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी फॉलोइंग ऑल द लॉज ऑफ योर रिफ्लेक्शन। एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, और ये भी रिफ्लेक्ट होगी, ये भी रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से, ठीक है। तो वी सी दैट इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट विच आर स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन फिनोमेना। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, इसमें भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट इसी तरह स्ट्राइक करेंगी, ये, ठीक है, but they will not be reflected in one direction, instead they will be reflected in many directions, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है, लेकिन ये यानी कि बाउंसिंग बैक हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट इट इज नॉट इन, दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट इन वन डायरेक्शन, दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन। तो हम तब कहते हैं कि ये एक इरेगुलर फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे, यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या इरेगुलर फिनोमेना में वो रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो नहीं हो रहे, जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया, वो लॉज भी फॉलो हो रहे हैं। वो इस तरह से, ये देखें, मैं आपको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाऊं तो देखेंगे, ये जो सरफेस पे ये जो लाइट स्ट्राइक कर रही है, हो सकता है यहाँ पे ये सरफेस जो है उसकी एंगल कुछ ये इस तरह से हो। तो जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी तो उसका जो नॉर्मल सरफेस का जो नॉर्मल है वो ये हो, ठीक है, और इसके मुताबिक, ये मैं प्रॉपरली अब दिखा ही रही हूँ तो ये आपको एग्जैक्ट दिखा दूँ कि ये एंगल आई हो जाएगा इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, और इसके बराबर ही एंगल पे ये रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉर दिस रे। अब इसमें आइए, ये वाली रे आ रही है, इस वक्त सरफेस जो है वो कैसी है, इट इज नॉट स्मूथ। अब जैसे इस वक्त यहाँ सरफेस थोड़ी सी इंक्लाइंड थी, यहाँ पे शायद ये इस तरह से है, तो इसका जो सरफेस का नॉर्मल है वो ऐसा है, और ये जो रे रिफ्लेक्ट हो रही होगी फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर एंगल पे, तो शायद ये इस तरह से हो रही हो रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। अब यहाँ पे सरफेस जो है इट हैज़ अ डिफरेंट एंगल, यहाँ पे कुछ इस तरह की सरफेस है और इसका नॉर्मल ये है, तो ये एंगल आई और एंगल आर, यानी कि हर लाइन के लिए मैंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रे ऑफ लाइट के लिए आपको बता दिया, दिखा दिया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं, लेकिन ऑन द होल जो पूरी सरफेस लाइट रे को, पैरेलल लाइट रे जो उसको स्ट्राइक कर रही है उसको एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये कैसा रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। आप कहेंगे कि ये कहाँ पे होता है, ठीक है। अब यू सी, ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, ये हम मिरर में ऑब्जर्व करते हैं, ये हम वाटर सरफेस में ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ पे इमेज, हमें क्लियर इमेज अपनी नजर आती है, ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज मिलती है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ मिलती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हर उस सरफेस से जो कि स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो जो स्मूथ नहीं है, यानी कि जैसे ये मेरे एक दुपट्टे की सरफेस है, ये सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, तो इस पे जो भी लाइट रे स्ट्राइक कर रही है वो इन डिफरेंट डायरेक्शंस रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो वो इमेज नहीं बना रही, इस सरफेस में आपको ऑब्जेक्ट की कोई इमेज नजर नहीं आ रही। जैसे ये पेन है, पेन की सरफेस देखने में बहुत स्मूथ है, बट इफ आई सी इट माइक्रोस्कोपिकली, यानी अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप में रखूंगी तो आई विल ऑब्जर्व के ओहो ये सरफेस तो इतनी प्लेन नहीं है जितनी कि ऊपर से नजर आ रही है, इसमें भी पोर्स और बम्प्स एंड दो स्पिट्स आर देयर, ठीक है, लाइक दिस।
तो इस पे भी जब लाइट रे पड़ रही है तो उस तरह से जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो या इसी का इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एक नाम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी है। तो हम इन दोनों का फायदा ये होता है कि इस रेगुलर रिफ्लेक्शन से हमें ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट इमेज मिल जाती है जैसे कि मिरर्स में मिलती है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से वी आर एबल टू सी ऑल द ओपेक ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी रोशनी नहीं है। जैसे इसकी अपनी रोशनी तो है नहीं, इट इज नॉट एमिट लाइट, लेकिन ये हमें नजर क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो इन दोनों की फिनोमेना की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, तो जिसको मैंने भी आपको बताया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे के आर्टिकल को डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई तो ज़रूर सवाल करें, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।